Assalamualaikum. Today we will solve MA1 BPP kit questions of chapter process costing. Let's start. What is an equivalent units? Equivalent units क्या होते हैं? A unit of output which is identical to all others manufactured in the same process. पहली वाली स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक सेम प्रोसेस में यूनिट्स डाले हों और वो सब आपस में आइडेंटिकल हों। क्या ये होते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स? नहीं, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। नोशनल होल यूनिट यूज्ड टू रिप्रेजेंट uncompleted work. Yes, this is the right answer. Why this is the right answer? ये right answer इसलिए है क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट कितना लग चुका है, कितना परसेंट लग चुका है हमारे अनकम्प्लीटेड यूनिट्स पर। सही, सो दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी गलत क्यों है ये मैं आपको वजह बता देती हूँ। A unit of product in relation to which costs are ascertained. ये इसलिए गलत ऑप्शन है क्योंकि ये जो बात लिखी हुई है, a unit of product in relation to which costs are ascertained, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कॉस्ट यूनिट की, ये इक्विवेलेंट यूनिट की डेफिनेशन नहीं है। The amount of work achievable at standard efficiency level in an hour, ये standard hour के को डिस्क्राइब कर रहा है, ना कि इक्विवेलेंट यूनिट को। ठीक है, तो सारे ऑप्शन गलत हैं एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Process B had no opening inventory. Question number 2 पढ़ रही हूँ मैं। 13,500 units of raw material were transferred in at $4.50 per unit. Additional material at $1.25 per unit was added in process. Labor and overhead were $6.25 per completed units and $2.50 per unit incomplete. If 11,750 units were transferred out, what was the closing inventory value in process B? वो ये कह रहा है कि प्रोसेस बी है, उसकी कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। 13,500 यूनिट्स ऐसे हैं कि जो रॉ मटेरियल के अंदर इनपुट हुए, वो ट्रांसफर्ड आउट इन एट, और उनकी जो एक यूनिट की प्राइस है वो कितनी है? $4.50। एडिशनल इसके अलावा एक और मटेरियल लगा, उसकी जो एक यूनिट की प्राइस है वो है $1.25। इसके अलावा जो लेबर और ओवरहेड्स हैं, जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, उनकी जो एक यूनिट की प्राइस है वो है 6.25, और जो इनकम्प्लीट है हमारे लेबर और ओवरहेड्स, उनकी जो एक यूनिट की प्राइस है वो है 2.50। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि 11,750 जो यूनिट्स ऐसे हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रांसफर्ड आउट हो गए हैं। जो आपके पास यूनिट्स रिमेनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में बचे हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या कीमत है। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक क्वांटिटी शेड्यूल या स्केड्यूल। ठीक है, यूनिट एट स्टार्ट, यूनिट स्टार्टेड, या मैंने डैश इसलिए डाला है क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री तो है ही नहीं, जो इनपुट के यूनिट्स होंगे वो यूनिट स्टार्टेड में आ जाएंगे। इसको मैं ऐसे कर दूंगी बैलेंस, फिर मैं लिखूंगी यूनिट ट्रांसफर, मैं लिखूंगी यूनिट एट एंड। एट एंड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 11,750 जो है ना ट्रांसफर हो गए हैं, एंड दिस साइड मस्ट बी इक्वल। ये हमेशा इसको ऐसा आप अज्यूम करें कि ये एक टी अकाउंट है और ये इसका डेबिट साइड है और ये इसका क्रेडिट साइड है, और डेबिट क्रेडिट साइड टी अकाउंट का हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको बैलेंस कर दिया। अब ये बात तो मुझे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया हुआ कि मेरे एंडिंग यूनिट्स कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि नीचे 13,500 जब मैं इसको 11,750 से माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1750। ये मेरे यूनिट्स एट एंड है। अगर मैं इसको चेक करना चाहती हूँ तो मैं 1750 के अंदर 11750 ऐड करूंगी, मेरे पास आंसर 13500 ही आएगा। ये एक क्वांटिटी शेड्यूल एक तरीका होता है जिससे हम अपनी मिसिंग फिगर्स को मालूम कर सकते हैं।
अब हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं एंडिंग इन्वेंट्री के 1750। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें ये पता है कि मटेरियल के एक यूनिट के ऊपर 4.50 की कॉस्ट लगती है, प्लस उसके बाद एक एडिशनल मटेरियल का भी लगा है तो उसकी जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो है 1.25, और प्लस हम कॉस्ट लेंगे 2.50 की। इनकम्प्लीट वाली कॉस्ट लेंगे ना, क्योंकि हम जो एंडिंग में यूनिट्स पड़े हुए हैं उस पर तो हम इनकम्प्लीट वाली कॉस्ट लगाएंगे ना। कंप्लीट वाली अगर 6.25 ले लेंगे तो वो तो जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उनकी कॉस्ट है, ठीक है। जो इनकम्प्लीटेड है 2.50 हम वो वाली पर यूनिट की कॉस्ट लेंगे। इसलिए हम 4.50 प्लस 1.25 प्लस 2.50 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया $8.25। ये कॉस्ट पर यूनिट है ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ठीक है। उसके बाद अब तो बहुत आसान है क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना। $17,550 मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में यूनिट्स है और कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास है $8.25। जब मैं 8.25 को 1750 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी मेरे पास आंसर आ रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री का 14437.5 and C is the correct option. Next question. A company manufactures chemical X in a single process. A company manufactures chemical X in a single process at the start of the month. There was no work in progress during the month. 300 liters of raw material were input into the process. Okay, लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो है वो केमिकल एक्स बनाती है, ठीक है। केमिकल एक्स से मुझे कुछ याद आ गया है, वो पावर पफ गर्ल्स। बहरहाल in a single process at the start of the month there was no work in progress, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द मंथ पे कोई WIP की इन्वेंट्री नहीं है। ड्यूरिंग द मंथ 300 लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल वर इनपुट इनटू द प्रोसेस। इनपुट जो हमने यूनिट्स किए हैं वो है 300 लीटर्स। एट द एंड ऑफ द मंथ 250 लीटर्स ऑफ केमिकल एक्स वर ट्रांसफर टू फिनिश गुड। 300 में से 250 लीटर्स ऐसे हैं जो ट्रांसफर्ड हो गए हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री में। द रिमेनिंग WIP प्रोग्रेस वाज 100% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। जो हमारे पास रिमेनिंग हमारी इन्वेंट्री बच गई है, मतलब कि 350 हमने इनपुट डाला था जिसमें से 250 हमारे ट्रांसफर्ड हो चुके हैं फिनिश गुड में। जो रिमेनिंग बच गई है 50, उस पे 100% मटेरियल लग चुका है और 50% वो कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से, और इस दौरान कोई भी लॉस नहीं हुआ। देयर वर नो लॉस इन द प्रोसेस। What were the equivalent units for closing work in progress at the end of the month? At the end of the month हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री के जो यूनिट्स होंगे, एंडिंग इन्वेंट्री के जो इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे वो कितने होंगे, इसको हम चीज निकालेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक अदद क्वांटिटी शेड्यूल। यूनिट एट स्टार्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। यूनिट स्टार्टेड 300, यूनिट ट्रांसफर्ड 250, यूनिट एट एंड हमें नहीं पता है लेकिन हमें पता है डेबिट एंड क्रेडिट साइड मस्ट बी इक्वल, तो यहाँ आ जाएगा 50। सही है। अब मैं बनाने जा रही हूँ स्टेटमेंट ऑफ EPU। स्टेटमेंट ऑफ EPU का एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट यहाँ परफॉर्म करूंगी। सिर्फ मैं एंडिंग इन्वेंट्री के लिए वो चीज परफॉर्म करूंगी। परसेंटेज यूनिट्स, यहाँ आ जाता है मटेरियल, यहाँ हमारा आ जाता है कन्वर्जन कॉस्ट,
यूनिट एट एंड के हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं, यूनिट्स एट एंड जो कि हैं 50, उस पर 100% मटेरियल लग चुका है, तो मतलब कि वो 50 यूनिट्स पूरा आ जाएगा। 50 यूनिट्स के ऊपर 100% मटेरियल लगा है, मतलब कि वो मटेरियल के लिहाज से वो यूनिट्स पूरे कंप्लीटेड है, ठीक है। लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो लगी है 25%, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 25। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो चीज 25% कंप्लीटेड है। अब हमारे पास ये जो 50 आया है ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स है, 25 हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स है एट द एंड ऑफ द मंथ। 50 liters with respect to material and 25 liters with respect to conversion cost। कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री में 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं उस पे 100% तो मटेरियल लग चुका है, लेकिन 25% कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, 25% लगना बाकी है। तो यही बात तो मैंने शुरू में बताई थी कि इक्विवेलेंट यूनिट्स, इस बात जो यूनिट्स इनकम्प्लीट हैं उन पे कितना परसेंट मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट लग चुकी है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company produces a certain food items in a manufacturing process. On 1st November, there was no opening inventory of WIP. During November, 500 units of material were input to the process with a cost of 9,000. एक कंपनी है जो कि कोई फूड आइटम मैन्युफैक्चर करती है। 1 नवंबर को उसकी कोई भी WIP की इन्वेंट्री नहीं है। नवंबर के महीने के दौरान 500 यूनिट्स उसने इनपुट करे, ठीक है, प्रोसेस के अंदर, और जो मटेरियल के यूनिट्स इनपुट करे, जो कॉस्ट है ना उनकी, जो वो है 9,000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 11,550। द इक्विवेलेंट यूनिट्स एट द एंड ऑफ नवंबर, जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है 500 उसने इनपुट करे, जिसमें से 400 जो है वो पूरे कंप्लीटेड हैं, ठीक है, फिनिश्ड एंडिंग फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गए हैं, और जो क्लोजिंग है उसके अंदर 100 यूनिट्स अभी रिमेनिंग पड़े हुए हैं, जिसपे 100% जो है वो हमारा मटेरियल लग चुका है, और लेकिन 80% अभी लेबर लगा है, बाकी लगना अभी बाकी है। व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, वो आपसे पूछ रहा है। जो आपके जो ये 400 जो आपके कंप्लीटेड यूनिट्स हैं इनकी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। तो भाई फुल प्रोडक्शन कॉस्ट तो हमें एक ही चीज से पता लग सकती है, ये पूरी स्टेटमेंट है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख दूं कॉस्ट, बल्कि मैं स्टेटमेंट आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ आ जाएगा मटेरियल, यहाँ आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, यहाँ पे आता है यूनिट ट्रांसफर्ड। ये मैं पूरी ऊपर वाली चीज उतारी हूँ, बेसिकली ये स्टेटमेंट ऑफ ईपीयू कहलाती है। जहाँ मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में इसका छोटा सा पार्ट परफॉर्म किया है एंडिंग इन्वेंट्री के निकालने के लिए, यहाँ पे मैं पूरा बना के दिखा रही हूँ आपको। यूनिट ट्रांसफर्ड हमारे कितने हैं 400 पे 100% मटेरियल लग गया है, यहाँ आ जाएगा 400, 100% कन्वर्जन कॉस्ट लग गई है या लेबर लग गया है, वो आ जाएगा यहाँ पे 400। यहाँ पे सिर्फ ये अभी लेबर है, ठीक है। और जो हमारे पास यूनिट एट एंड है ना, वो हमारे पास है 100, इस पे 100% तो मटेरियल लग गया है, लेकिन जो हमारा लेबर है ना वो लगा है कितना 80%। 80 आ जाएगा, 100 का 80% 80 आ जाएगा। सब इन दोनों को हम ऐड करा तो 500 आ गया, इन दोनों को ऐड करा 480 आ गया। अब हम एक और काम करेंगे, हमें लिखेंगे कॉस्ट। जो हमारी मटेरियल की कॉस्ट है ना 9,000 हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारी लेबर की कॉस्ट है ना 11,520 वो हम यहाँ लिखेंगे। हम एक पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। 9,000 डिवाइडेड बाय 500, 18 आ गया। कॉस्ट पर यूनिट निकाला है मैंने। सिंपली 9,000 को
डिवाइड किया है 500, सब में 11 11 520 1 520 डिवाइडेड बाय 480 करूंगी, आ जाएगा 24। दोनों को ऐड करूंगी, आंसर आ जाता है मेरे पास क्या 42। ये 42 मेरे पास आ गया। ये 42 जो ये मैंने 18 निकाला, ये 18 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब तक जो यूनिट्स पे मटेरियल लग चुका है, एक यूनिट पे $18 का मटेरियल लगा है, और अब तक जितना लेबर लग चुका है उसके $1 का खर्चा है 24। कुल मिला के कितना खर्चा है 42। अब जो मैंने यूनिट ट्रांसफर किए हैं वो है 400 मैंने यूनिट ट्रांसफर किए हैं, और मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी अपनी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से। ये मेरी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 400 मल्टीप्लाई बाय 42, मेरे पास आ जाएगा 16,800, और यही करेक्ट ऑप्शन है। ये मेरी फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स ड्यूरिंग नवंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 340 liters of chemical X were produced in a period. There is a loss of 10% of material input into the process. How many liters have been input into the process to the nearest liters? कह रहा है कि 340 लीटर जो है केमिकल एक्स के प्रोड्यूस हुए हैं पीरियड के दौरान, लेकिन वो कह रहा है कि पीरियड के दौरान ना 10% का लॉस भी हुआ है। सही है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि उसने कितना कितना केमिकल एक्स इनपुट किया था जब अब वो ये कह रहा है कि 340 जो लीटर्स है ना ये निकल के आए हैं, ठीक है। इसमें से 10% का हो गया नुकसान, तो वो ये जानना चाह रहा है कि उसने कितना कितना उसने इनपुट किया था जो उसको अब ये 10% के नुकसान के बाद ये अमाउंट मिली है। तो सिंपली हमें जाना है 100% वाली अमाउंट पे जाना है ना, तो मैं इसको 100 से करूंगी मल्टीप्लाई, जहां जाना होता है उससे मल्टीप्लाई, और मैं हूं ये 90% वाली अमाउंट पे। 340 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। 340 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। And 378 is the 378 liters is the correct answer. Simply क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोसेस के बाद जो केमिकल एक्स निकल के आया वो था 340 लीटर्स, और साथ ही साथ ना उसको 10% का नुकसान भी हुआ है। तो वो ये जानना चाह रहा था कि उसने कितना लीटर्स जो है वो इनपुट किया था, कितना लीटर्स एक्स है वो चीज ना, कितना लीटर उसने इनपुट किया था जिसके बाद 10% के नुकसान के बाद उसको 340 लीटर्स मिला। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमने 378 लीटर्स जो है इनपुट किया था, जिसके बाद हमें 340 मिला 10% के नुकसान के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company uses process costing for its only process which produces product X. No losses occur in the process. There was no WIP at the start of the period. During the period, 550 kgs of raw material were input into the process. Okay, input कितने हैं 550 kgs. In the same period, 150 kgs of the finished product were output from the प्रोडक्ट। 150 यूनिट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। The WIP remaining was 75% completed, और जो रिमेनिंग रह गए हैं ना 550 डाले थे जिसमें से 150 बिल्कुल तैयार हो गए। अब जो रिमेनिंग रह गए हैं उस पे 75% वो कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, एंड दे आर 50% कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। वो आपसे इक्विवेलेंट यूनिट जानना चाह रहा है आपकी एंडिंग इन्वेंट्री की। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे किया था। मैं यहाँ पे वही एक छोटा सा काम परफॉर्म करूंगी, स्टेटमेंट ऑफ ईपीयू का छोटा सा पार्ट। बेसिकली आपको ये पूरी ना ये लाइनिंग तो खैर पेपर में नहीं करनी होगी, लेकिन एक तरीका है इस चीज को करने का ना, मैंने ऐसे ही सीखा है इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट,
यूनिट एट एंड। और सबसे ज्यादा मेन चीज होती है हमारी क्वांटिटी शेड्यूल, जो कि मैं यहाँ बना देती हूँ अभी। यूनिट एट स्टार्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है। यूनिट स्टार्टेड मैंने किया है 550 से, तो ये 550 आ जाएगा। यूनिट ट्रांसफर्ड वो हुए हैं 150 और यहाँ पे 550 आएगा। तो यूनिट एट एंड निकालना बहुत आसान है। 550 में से 150 जब मैं माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा 400। 400 मेरे पास यूनिट्स ऐसे हैं जो एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। ठीक है, क्वांटिटी शेड्यूल बहुत अहम रोल प्ले करता है चीजें फाइंड आउट करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ये नहीं बताया था कि हमारे एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं, बस ये बता दिया था कि जितने भी हैं तो 75% मटेरियल लगा है और 50% जो आपकी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है। अब 75% मटेरियल लगा है तो 400 का हम लेंगे 75%, मतलब कि 300 यूनिट्स ऐसे हैं जिसपे मटेरियल लग चुका है। ठीक है, और 50% हमारे आ गए कन्वर्जन कॉस्ट 400 का 50%, तो आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये हमारे 300 मटेरियल के आ गए इक्विवेलेंट यूनिट्स और ये 200 हमारे कन्वर्जन कॉस्ट के आ गए। मटेरियल के लिहाज से हमारी जो कॉस्ट है वो है 300 kgs और कन्वर्जन कॉस्ट के हमारे लिहाज से हमारी है 200 kgs। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, raw material costing 12,800 were input to a process during a period. Conversion cost totaled 18,430. Okay. रॉ मटेरियल जो इनपुट हुआ है वो हुआ है $12,800। कन्वर्जन कॉस्ट, सॉरी ये बात ये लिखी हुई कि जो रॉ मटेरियल हमारी प्रोसेस में इनपुट हुआ है ना, उस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो है 12,800 और जो हमारी कन्वर्जन कॉस्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो है $18,430। देयर वॉज नो WIP एट द बिगनिंग, कोई WIP नहीं है स्टार्ट में, एंड नो प्रोसेस लॉसिंग ड्यूरिंग द पीरियड, और प्रोसेस के दौरान कोई भी लॉस नहीं हुआ है। 3,600 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर कंप्लीटेड in the period which 400 units remaining in the process at the end of the period, जिसमें से 3,600 यूनिट्स ऐसे हैं कि जो कंप्लीट हो चुके हैं और जो 400 यूनिट्स रिमेनिंग रह गए हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड। जो 400 यूनिट्स रिमेनिंग रह गए हैं वो 70% कंप्लीटेड है मटेरियल के लिहाज से, विद 400 रिमेनिंग, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि हमने 3,600 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वर कंप्लीटेड, जिसमें से हमारे जो 3,600 यूनिट्स हैं वो प्रॉपरली अब कंप्लीट हो चुके हैं, और जो 400 यूनिट्स रिमेनिंग इन द प्रोसेस, और 400 यूनिट्स ऐसे हैं जो अभी प्रोसेस में रहते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड कंप्लीट फॉर मटेरियल। लेकिन वो जो 400 यूनिट्स रहते हैं ना प्रोसेस के अंदर, उन पे पूरा का पूरा मटेरियल लग चुका है, वो मटेरियल के लिहाज से कंप्लीट है, कंप्लीट फॉर मटेरियल, एंड विथ 70% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड, और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से वो अभी 70% कंप्लीटेड है। तो वो आपसे व्हाट वाज द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, एक प्रोडक्शन की कॉस्ट पर यूनिट वो आपसे जानना चाह रहा है। तो इसको निकालने का एक तरीका है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालेंगे। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, 12,800 मेरा टोटल खर्चा है मटेरियल का। ठीक है, और मैंने 3,600 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस 400 मेरे कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से। तो आसान हो गया, 12,800
डिवाइडेड बाय 4,000 $3.2 अब मैं कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लूंगी। कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास जो टोटल खर्चा है कन्वर्जन कॉस्ट का वो है 18,430 और 3,600 ऐसे हैं जिसपे पूरा का पूरा मटेरियल लग चुका है, क्योंकि मटेरियल के लिहाज से वो पूरे कंप्लीटेड हैं, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो पूरे कंप्लीटेड नहीं है। वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से वो जो बकिया का 400 वाला पार्ट है इसका मैं 70% लूंगी, ठीक है, क्योंकि इस पे 70% लिहाज ही कंप्लीट है कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से। तो यहाँ पे आ जाएगा 280। $38800 इनका ऐड करेंगे तो 38800 आता है। अब मैं डिवाइड कर लेती हूँ 18430 डिवाइडेड बाय 3880। एक यूनिट की जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से वो आ रही है 4.75। बस एक यूनिट के ऊपर मटेरियल लगता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीजें लगती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो हम 3.2 प्लस 4.75 7.95 is cost per unit। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि किस लिहाज से करा है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोडक्शन प्रोसेस the percentage completion of the WIP at the end of the period is found to have been understated। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो परसेंटेज होती है कंप्लीशन की, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड इज फाउंड टू हैव बीन अंडरस्टेटेड। मतलब कि अगर परसेंटेज है 70 तो पता लगा कि हमने अंडरस्टेट की हुई है, हमने की हुई है 50। तो इससे क्या अफेक्ट आएगा कॉस्ट पर यूनिट पर और टोटल वैल्यू ऑफ WIP पर। तो इस चीज को हमें एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और सपोज मेरा जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 10,000, ठीक है। अब मेरे जो 500 यूनिट्स हैं वो ऐसे हैं कि जो कंप्लीटेड हैं, ठीक है। मैं सिर्फ मटेरियल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे यहाँ आती है परसेंटेज, यहाँ आते हैं मेरे यूनिट्स, ठीक है। जो मेरे यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स के वो हैं 500, ठीक है। उस पर पूरा 100% मटेरियल लगा होगा तो यहाँ पे से 500 आ जाएगा, सही है। लेकिन वही 500 यूनिट्स जो हैं वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कितने % कंप्लीटेड हैं। और सपोज वो कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से 50% कंप्लीटेड है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा फिर 250। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास 750, ठीक है। हम ऐसे ही करते हैं, हमारे पास जब एक रेट आ जाता है फिर हम उसको अपने टोटल कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 750। हम दोबारा से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ द WIP एट द एंड ऑफ द पीरियड इज फाउंड टू हैव बीन अंडरस्टेटेड। जो हमारी परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन है
वो एट द एंड ऑफ द पीरियड ये पता चला कि वो हमने अंडरस्टेट कर दी है, कम कर दी है, मतलब कि अगर 70 है तो हमने 40 कर दी है, या हमने अंडरस्टेट कर दी है, ठीक है। तो इनका जो है व्हेन दिस इज करेक्ट, लेकिन जब ये ठीक होगा तो अफेक्ट व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन द कॉस्ट पर यूनिट एंड द टोटल वैल्यू ऑफ WIP। तो कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर और टोटल वैल्यू ऑफ WIP के क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो इस बात को हम यूं समझते हैं कि एक कॉस्ट है 10,000, ठीक है, मेरे पास 100 यूनिट्स, मैंने 1000 यूनिट्स मैंने जो है ना इनपुट किए थे मटेरियल में, प्रोसेस के अंदर मैंने इनपुट किए, सही है। जो मेरा मटेरियल के लिहाज से फिनिश गुड्स मेरे हैं 500, वो पूरे कंप्लीटेड है, 10% मटेरियल और लेबर लगा है, सही है। मैंने ये अज्यूम किया है कि मेरी वो कन्वर्जन कॉस्ट के जो एट द एंड ऑफ द पीरियड वो 50% मटेरियल के लिहाज से कंप्लीटेड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 250, दोनों को ऐड करूंगी आ रहा है 750, ठीक है। आ गया इक्विवेलेंट यूनिट आ गया, इसको मैं डिवाइड करवाऊंगी कॉस्ट से, 10,000 डिवाइडेड बाय 750, कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ रही है 13.3, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड मुझे पता चला कि मेरी परसेंटेज जो है ना मैंने अंडरस्टेट कर दी थी, अब मैं उसको ठीक करूंगी जो असल परसेंटेज थी। तो सिंपली वही करूंगी कि 500 जो था मटेरियल था, लेकिन वो 500 जो था ये मेरा फिनिश गुड के लिहाज से पूरा कंप्लीटेड था मटेरियल, ठीक है, 100%। फिर मुझे पता चला कि 70% के लिहाज से जो एट द एंड जो यूनिट्स पड़े हुए हैं उस पर 70% मटेरियल लगा है। जैसे अब मैंने 70% लिया तो मेरे पास आया 350, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो आ गया 850। ये मेरे पास अब ठीक करने के बाद मेरे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। अब मैं अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 850, तो आ जाएगा 11.76। इससे क्या पता चला कि जब हम ठीक करेंगे तो हमारा जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी WIP की जो इन्वेंट्री है ना, ये रहा WIP की जो इन्वेंट्री थी ये इंक्रीज हो जाएगी, तो कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज एंड WIP वैल्यू विल इंक्रीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर सिंपली मैंने एक बात ये अज्यूम की है कि मेरे पास 1000 यूनिट्स थे, जिसमें से 500 जो हैं कंप्लीटेड हैं, ट्रांसफर्ड आउट हो गए हैं, और जो रिमेनिंग 500 रह गए हैं वो 50% कम। मैंने सिर्फ मटेरियल की एग्जांपल दी, मैंने पूरा चार्ट नहीं बनाया, ठीक है। वो 50% कंप्लीटेड है मटेरियल के लिहाज से, ठीक है। तो मैंने दोनों को ऐड किया और 750 आ गया। फिर मैंने पर यूनिट इक्विवेलेंट की पर यूनिट निकाल ली, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 50% तो था ही नहीं, 70% था। मैंने उसको ठीक किया तो फिर मेरे रेट में डिफरेंस आया, और मेरी जो ये WIP, ये बेसिकली ये एंडिंग इन्वेंट्री होती है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये जो फिनिश गुड्स है ये यूनिट ट्रांसफर्ड है, और जो ये 50% की बात मैंने की है ये मेरे यूनिट एट एंड है, जो कि 50% विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। तो ये बात कुछ गलत तो है नहीं, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। A company has one manufacturing process and uses process costing. Okay. During a period, the cost of raw material input into the process was $30,000. Okay. जो raw material की cost थी process के दौरान वो थी $30,000। कोई opening inventory नहीं थी। 1000 kg of material were used, 1000 kg raw material used हुआ, ठीक है। यूज एंड लॉसेज आर, और जो लॉसेज हैं वो 5% ऑफ इनपुट हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है। कन्वर्जन कॉस्ट वर 6000, देयर इज नो क्लोजिंग WIP। ओके, जब ओपनिंग भी गिवन नहीं है और क्लोजिंग भी गिवन नहीं है तो हमें समझ जाना है कि ये कौन सी वाली सिचुएशन है। हमसे ये क्या मांग रहा है, ये मुझसे कॉस्ट पर केजी मांग रहा है। सिंपली इनपुट मैंने किए थे कितने यूनिट्स, 1000, इसमें से मेरा नॉर्मल लॉस हुआ है कितना, 5%
ऑफ इनपुट। जब मैं 5% ऑफ इनपुट लूंगी 50 मेरा नॉर्मल लॉस है, लेस करूंगी मेरे पास आ जाएगा क्या 950, ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। कॉस्ट पर केजी निकालना बहुत आसान है मेरे लिए। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। मेरे पास टोटल कॉस्ट जो है वो है 30,000 with respect to material and 6,000 with respect to conversion cost। दोनों को ऐड करूंगी तो मेरे पास आ रहा है 36,000। मेरे पास कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, वो 0। मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट आया है वो आया है 950। मैं 36,000 डिवाइडेड बाय 950 करूंगी, मेरे पास आ रहा है आंसर कॉस्ट पर केजी का 37.89। 37.89 D is the correct answer. Next question. A company has one finishing process and uses process costing. During a period, 500 units costing 27,800 were input to the process. Okay. 500 यूनिट्स इनपुट हुए हैं और जो कॉस्ट है उनकी वो है 27,800। लॉस जो हुआ है वो 15% ऑफ इनपुट है। नो ओपनिंग नो क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, नो देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP इन्वेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट पर यूनिट। सिंपली पहले हम इनपुट हमारे हैं कितने 500। नॉर्मल लॉस हमारा कितना हुआ है 500 का 15% हमारा नॉर्मल लॉस हुआ है जो कि है 75। 500 माइनस 75 इज इक्वल्स टू 425। 425 मेरा आ गया एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, अब मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगी। कॉस्ट पर यूनिट बोले, कॉस्ट पर केजी बोले, सेम फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कुछ है नहीं हमारे पास, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। टोटल कॉस्ट हमारे पास है कितनी 27800। ये पूरी है, इसमें मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट दोनों शामिल है। अगर नहीं होते तो हम ऐड करते जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं। उसमें सवाल में दिए थे, सवाल में नहीं है तो हमने यही हमारी टोटल कॉस्ट है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आया है 425। हम लेस करके हमारा डिवाइड करके देखते हैं। 27,800 divided by 425, answer is 65.41। B is the correct answer. Next question, and this is the last question. In which of the following areas of production would process costing not be used? ऐसी कौन सी जगहें हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं होती है। ऑप्शन ए है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग जो है ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग ये नहीं होती है। और यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो भी नहीं सकती है क्योंकि फूड तो अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, हर किसी की जॉब अलग होती है, हर चीज हर खाने में अलग अलग चीज डलती है। ठीक है, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो यहाँ पे तो भाई प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं होता, यहाँ पे होता है जॉब ऑर्डर कॉस्ट यूज। इसीलिए ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास पेपर मिलिंग। पेपर मिलिंग का कोई एक पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं। ठीक है, कभी कभार ये मिक्सचर है, ये प्रोसेस का भी मिक्सचर है और ये बैच कॉस्टिंग का भी मिक्सचर है, तब भी ये करेक्ट आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कार मैन्युफैक्चरर। कार मैन्युफैक्चरर ये बैच कॉस्टिंग है।
क्योंकि कार्स जो है वो बैच कॉस्टिंग, कार मैन्युफैक्चरर बैच कॉस्टिंग में फॉल कर रहा है। और मिल्क ट्रीटमेंट, और जो मिल्क ट्रीटमेंट है ये फॉल करता है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। अगर यहाँ पे हमसे पूछा गया होता कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वुड यूज प्रोसेस कॉस्टिंग, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक होता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि एरियाज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग वुड नॉट बी यूज्ड, तो कार मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज नहीं होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के रिमेनिंग टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।